हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आप फेमिलियर होंगे बच्चों। आपने प्रोबेबिलिटी 9th में देखी होगी, 10th में देखी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स हम इसे बोल सकते हैं। बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों में ही इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और कंपटीशन में भी ये एक रैंक होल्डर टॉपिक माना जाता है। रैंक होल्डर टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों? वो टॉपिक जो रैंक डिसाइड करता है। यानी यहां पर एक ही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसी से बच्चों में सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, हमें यहां पे लॉजिक लगाना होता है। अभी तक बच्चों आप क्या कर रहे थे? छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में, जो सिंपल क्या कर रहे थे कि फेवरेबल अपॉन टोटल को आप निकाल रहे थे। तो फेवरेबल निकालने में बहुत ही इजी अप्रोच लग रही थी। अब आपने बच्चों प्रोबेबिलिटी अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। मॉडिफाइड होने का मतलब है बच्चों कि यहां पर क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप अप हो जाएगा। अब आपने क्या कर रखा है? चीजों को सेलेक्ट करने के अलग अलग वेस पढ़ रखे हैं। सही जा रहे हो आप? चीजें आपने सेलेक्ट करना कहां पे सीखा था? वो आपने सीखा था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। अब यहां पे आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन बनाएगी। यानी कि फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए हमें किसका यूज भी करना पड़ेगा? हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज भी करना पड़ेगा। तो वहां पे बच्चों आप एक डिग्री अब चले जाओगे। अब यहां पर आप वो क्वेश्चन देखोगे तो जो चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो बच्चों अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप तुरंत बता दोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम होती है। बात सही है बच्चों, लेकिन अब इसे थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। यानी अब हम बच्चों डेप्थ में जाएंगे। आज जो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो डेप्थ तक करेंगे। अभी तक आपने क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, आपने देखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब हम बच्चों डेप्थ तक जाएंगे, यानी हम ये देखेंगे कि अगर वेरियस कंडीशंस लग रही हैं तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, क्या उसमें अप्रोच रहती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से टर्म उसमें यूज होते हैं, ये सारी चीजें बच्चों आज हम देखेंगे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था बच्चों, वो एक सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कि एक आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाता था कि हमने एक ड्राई स्ट्रो करी तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बता देते फेवरेबल आउटकम में 2 आ गया, टोटल आउटकम में 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1/6 हो गया। अब बच्चों इसको हम बिल्कुल डीप में जाके पढ़ेंगे कि अगर कंडीशन लगती है कि जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 2 डाइस थ्रो करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि एक डाइस और एक बॉल निकालनी है तो क्या होगा, एक डाइस के साथ एक कार्ड निकालना है तो क्या होगा। यानी अब कंडीशन क्या हो जाएंगी? कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएंगी। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और वो डेली लाइफ से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल चलता है, यानी हमें अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं बच्चों, अब प्रोबेबिलिटी बच्चों अगर हम समझने निकलेंगे तो सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों। अब देखिए कि बच्चों प्रोबेबिलिटी से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। तो आज का बच्चों हमारा पहला टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों एनीथिंग विच वी परफॉर्म इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अगर हम कुछ भी परफॉर्म करें, यानी कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब बच्चों एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनके आउटपुट भी आएंगे। अब आउटपुट के हिसाब से बच्चों एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। पहला तो होता है बच्चों डिटर्मिनिस्टिक, और सेकंड होता है बच्चों रैंडम।
तो पहला बच्चों होता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और सेकंड हमारे पास होता है बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि जिसका आउटपुट फिक्स होता है, यानी हमने एक काम को करा और उसका आउटपुट अगर फिक्स है तो उसको हम बोल देंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। और बच्चों अगर हम कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका आउटपुट फिक्स नहीं है, रैंडम है, यानी हमें यह तो पता है कि यहां से यहां तक आएगा या इनमें से कोई आएगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर यही आउटपुट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं या कितनी बार, एक बार करें या बार बार करें, तो बच्चों डिटर्मिनिस्टिक में हम बता सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, लेकिन रैंडम में हम ये बता सकते हैं कि आउटपुट इसमें से आएगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म यानी कंप्लीट होने से पहले श्योरली ये नहीं कह सकते कि यही आएगा। यानी हम बच्चों यहां पे कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट output is fixed, that is we can predict output without the completion of experiment। अब बच्चों ऐसा कौन सा हो जाएगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया तो सेट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हुआ क्या बच्चों, ट्राइंगल आ गया, क्या आ गया, ट्राइंगल। उसने कहा सेट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें पता है वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अब अलग अलग कितने भी ट्राइंगल्स दिए हो बच्चों, अगर आप उसका सम निकालेंगे तो वो सम किसके बराबर आएगा बच्चों, वो सम आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। आप देख लीजिए कितने भी अलग अलग बच्चों आप ट्राइंगल ले लीजिए, आप आइसोसेलेस ले लीजिए, स्केलाइन ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी एंगल ट्राइंगल ले लीजिए और आप उसका क्या करिए, एंगल्स का सबका सम कर दीजिए। अब जब आप एंगल्स का सम करेंगे तो एंगल जो आपके पास निकल कर आएगा बच्चों, वो कितना निकल कर आएगा, वो हमेशा 180 डिग्री निकल कर आएगा। यानी हम सम करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो सम आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब हम एक ट्राइंगल का सम निकालेंगे तो 180 आएगा, अलग अलग 5 ट्राइंगल्स के अलग अलग सम निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और किसी भी टाइप का ट्राइंगल का सम निकालेंगे तो बच्चों वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका आउटपुट हमें पता होता है या उनका हम रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि फिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट we cannot predict the output, that is output is not fixed। तो बच्चों इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटपुट, दैट इज आउटपुट इज नॉट फिक्स इवन इन आइडेंटिकल कंडीशन, इवन इन आइडेंटिकल कंडीशन। यानी अगर कंडीशन एक जैसी भी रहेगी तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसके आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल बच्चों, टॉसिंग अ कॉइन या फिर थ्रोइंग अ डाई। अब बच्चों हमने डाई को थ्रो कर दिया, क्या करा, डाई को थ्रो करा। डाइज आपने सबने देखा होगा, एक क्यूबिकल शेप का बच्चों ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लूडो खेलने के काम में आता है, आपने देखा होगा डाइस। तो बच्चों उसकी सरफेसेस 6 सरफेसेस होती है और उन पर नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जब बच्चों हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन क्या थ्रो करने से पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 ही आएगा? नहीं कर सकते ना बच्चों।
हमने क्या करा बच्चों, थ्रो करा डाई को। अब 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम थ्रो करने से पहले ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर नंबर ही आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। प्रिडिक्टेबल नहीं है यानी 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यही तो होता है बच्चों। 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। प्रिडिक्टेबल नहीं है यानी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट आपने देखे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एनीथिंग विच वी परफॉर्म, अगर हम परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी कंडीशन को, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट। दो टाइप के बेसिकली एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। ठीक है बच्चों। डिटर्मिनिस्टिक वो एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों जहां पर हमें आउटपुट पहले से पता होता है, यानी उनका आउटपुट फिक्स होता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिजल्ट आने से पहले कि आउटपुट यही आएगा। जैसे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दिया, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया, उसने कहा कि सम करो, तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आप पहले ही बता दोगे कि अगर आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा और आंसर भी कैसा आएगा, सही आएगा। इसके बाद बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमसे ये कहता है कि उसका आंसर बच्चों क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, आंसर चेंज होता रहेगा। आंसर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आंसर चेंज होता रहेगा, इसका मतलब यह है कि अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन में उसे रिपीट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिक्स नहीं आएगा। आंसर बार बार क्या होता रहेगा बच्चों, चेंज होता रहेगा। अब चेंज होगा तो बच्चों इसका मतलब एक कंडीशन और रख गई कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमेशा एक से ज्यादा आउटपुट होने चाहिए। यानी बच्चों नोट करके आप यहां पे एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं कि इन दिस experiment output is, in this experiment there is more than one output. यानी बच्चों यहां पर जो आउटपुट आएंगे वो एक से ज्यादा आएंगे, एक से कम आउटपुट नहीं हो सकते, एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ही आउटपुट हुआ तो हम प्रेडिक्ट कर देंगे ना बच्चों। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि एक से ज्यादा आउटपुट होंगे तभी तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कॉइन को टॉस करा तो हेड और टेल। अब टॉस करने पर बच्चों हमें ये तो पता है कि हेड या टेल में से कोई आएगा, लेकिन कौन सा आएगा हम ये नहीं बता पाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई बच्चों? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमेशा जो आउटपुट होते हैं बच्चों एक से ज्यादा होते हैं और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कंप्लीट होने से पहले कि क्या आउटपुट आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बच्चों आपका हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बच्चों आउटकम्स। क्या पढ़ना है बच्चों? आउटकम्स, या फिर हम उन्हें बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोल सकते हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों आउटकम्स, और बच्चों इसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री इवेंट्स। अब बच्चों आउटकम्स और एलिमेंट्री इवेंट्स होता क्या है? अब बच्चों इस चैप्टर में हम जब भी बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, तो बच्चों थ्रू आउट द चैप्टर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं वो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। डिटर्मिनिस्टिक की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 आएगी, क्योंकि उसका आउटपुट हमें 1 पता होता है बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमें सम ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है तो आप हमेशा 180 डिग्री बोलोगे और आएगा भी 180 डिग्री। यानी उसमें बच्चों एक ही आउटपुट होता है जो कि फिक्स होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो चीज फिक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई। जैसे मैंने कहा बच्चों आपसे कि एक यहां पर बॉल पड़ी है, अब वो बॉल जो है वो ग्रीन कलर की है। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बॉल जो पड़ी हुई है कौन से कलर की है, तो आप क्या बोलोगे? ग्रीन, क्योंकि एक ही बॉल पड़ी हुई है तो मुझे पता है कि आप सही बोलोगे। अब मैंने कोई आपसे ऑप्शन, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, से सॉल्व करो। फिर मैंने उसके नीचे ए ऑप्शन लिख दिया कि इसका आंसर जो है वो 2 है। अब उसके अलावा मैंने आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो आप देखोगे कि वहां पे एक ही ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर यही आंसर होगा। जब ऑप्शन ही एक है तो बच्चों हमें सेलेक्ट भी एक ही करना है, तो वही पर्टिकुलर हो जाएगा। यानी जिसमें चीजें फिक्स रहती हैं उसको हम डिटर्मिनिस्टिक बोल देते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, उसकी हमें यहां पर बात नहीं करनी।
अब बच्चों थ्रू आउट द चैप्टर जब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, यानी जहां पर हमें बच्चों क्या होता है, आउटपुट पता नहीं होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी एक तरह से हम गेस कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, उसके हिसाब से हम चीजों को करते हैं। अब बच्चों आउटकम क्या होता है और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। अब बच्चों जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, यानी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसका हमें बच्चों कोई ना कोई तो आंसर मिलेगा। अब जब एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करा, पर्टिकुलर कोई ना कोई अगर हमें आंसर मिलेगा बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो आउटकम्स होंगे, यानी जो उसके आंसर्स होंगे, उनको हम बोल देते हैं बच्चों आउटकम। क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं आउटकम। यानी जब भी बच्चों हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अ पॉसिबल रिजल्ट, a possible results of a random experiment is called its outcome or elementary events। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यहां पर वो हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों परफॉर्म करा। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको हम बोल देंगे आउटकम्स या फिर एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर हुआ बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। व्हेन वी थ्रो अ अब बच्चों हमने एक डाइस को थ्रो कर दिया, व्हेन वी थ्रो अ डाइस। अब बच्चों अगर हमने डाइस को थ्रो करा तो बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो सकते हैं? तो एलिमेंट्री इवेंट्स बच्चों जो इसके आउटकम्स हो सकते हैं। अब डाइस को थ्रो करने पे बच्चों हमें 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी और 6 भी। तो इसके क्या हो गए बच्चों? एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। ये पहला एग्जांपल। दूसरा बच्चों टॉसिंग अ कॉइन। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और अगर हम एलिमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इसके आउटपुट मिल सकते हैं, तो बच्चों को क्या हो जाएंगे? या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको हम बोल देंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपको पता है कॉइन टॉस करने पे 2 एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे बच्चों, हेड और टेल, और डाई को थ्रो करने पे 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ बच्चों? इतनी बात आपको समझ में? अब बच्चों हमें एलिमेंट्री इवेंट समझ में आ गया, हमें आउटकम समझ में आ गया कि एलिमेंट्री इवेंट्स को हम आउटकम कहते हैं। अब बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। अब देखिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? सैंपल स्पेस होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कम व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं बच्चों आप। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड is called its sample space and is denoted by स्मॉल कैपिटल एफ। यानी जब भी हम बच्चों कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके बच्चों जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जितने भी टोटल, अगर हम उन सेट्स को, उसको हम आउटकम्स को इकट्ठा कर क्या बना देंगे? एक सेट्स के अंदर रख देंगे, या फिर एक सेट्स में हम एज अ एलिमेंट सारे के सारे वो पॉसिबल आउटकम डाल देंगे, तो उस सेट को बच्चों हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और उस सेट को बच्चों हम डिनोट करते हैं किससे? एस से। अब बच्चों यहां पर हम मान लेते हैं कि इफ वी परफॉर्म अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ वी परफॉर्म अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर, then we get E1, E2, E3
E4 up to En as elementary event. Then sample space is, अब सैंपल स्पेस बच्चों एस हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो एज आ ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आई आपको? यानी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके जितने भी आउटकम्स आएंगे उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स मानते हैं, तो उसको हमने डिनोट कर लिया बच्चों E1, E2, E3, E4 अप टू En तक। और अगर हम उसको बच्चों सैंपल स्पेस निकालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जैसा कि नेम डेफिनेशन इंडिकेट कर रही है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो सारे के सारे बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो E1, E2, E3, En उसको हमने क्या करा, एक सेट के अंदर रख दिया, यानी एक सेट एस बनाया बच्चों, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स एज अ ऑब्जेक्ट आ गए। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका हो गया बच्चों सैंपल स्पेस। अब एक एग्जांपल देते हैं बच्चों। एग्जांपल बच्चों हमने लिया कि अब व्हेन वी थ्रो अ डाई फाइंड सैंपल स्पेस। अब हमें पता है कि बच्चों जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास 6 आउटपुट आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ बच्चों? 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए बच्चों, तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हो गए। दूसरा बच्चों आप देख सकते हो कि टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन होगा तो बच्चों 2 आउटकम होते हैं, हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें H, T। यानी जितने भी आउटकम आ रहे हैं उससे मैटर नहीं करता कि 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, उन सबको आप क्या करेंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे पॉसिबल आउटकम्स को। जब आप उन्हें सेट के अंदर लिख देंगे तो जो सेट होगा उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, और कैपिटल एस जो सेट है वो क्या है, सैंपल स्पेस। अब बच्चों अगर हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म करा है, अगर उसका सैंपल स्पेस हमने बना लिया तो इसका मतलब हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल लिया, क्योंकि सैंपल स्पेस में बच्चों जितने एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी अगर आपको यह देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब हो गया बच्चों कि सीधी सी बात है, आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस निकालना है। ये तो आप पढ़ चुके हैं बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस को कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट लिख देते हैं बच्चों ब्रेसेस के अंदर। यानी यहां से आपको पता लग जाएगा कि कितने आउटकम होंगे। अब जैसे एक एस सेट है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें टॉसिंग अ कॉइन की, तो यहां पर एस हमारे पास निकल कर आया बच्चों एक सेट जिसमें एलिमेंट्स है 2 H, T। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस बच्चों अगर हम यहां से निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, 2। यानी जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों सैंपल स्पेस किस में हेल्प में आता है हमारे, कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो बच्चों आपको पता है कि वो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम यहां पर बच्चों एक स्टेप ऊपर जाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले बात आएगी कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल निकालेंगे तभी तो आप उसमें से फेवरेबल को सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको टोटल ही नहीं पता होगा तो आप फेवरेबल इवेंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो बात? तो टोटल इवेंट्स निकालने का मतलब हो गया कि बच्चों हम किसको फाइंड करेंगे, हम वहां पर सैंपल स्पेस को फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? अब बच्चों यहां पर हम बात तो ये करेंगे कि जैसे हमने ये पढ़ लिया कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अब बच्चों मेन बात ये आती है कि हम सैंपल स्पेस को फाइंड कैसे करते हैं, सैंपल स्पेस को हम फाइंड कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे जो कॉमन सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए हमसे जो पूछा जाता है इन जनरल, वो पूछा जाता है कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा। अब बच्चों यहां पर एक कॉइन को टॉस करने का तो हमें समझ में आ गया कि H, T हो गया, लेकिन अगर उसने कहा दिया कि अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा। यानी अब वो चीजें कॉम्प्लेक्स करता जाएगा, बड़ी करता जाएगा। अब जब वो चीजें बड़ी कर रहा है तो हम सैंपल स्पेस को कैसे फाइंड करेंगे।
अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने के लिए और उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए। तो वन बाय वन चलेंगे बच्चों। पहले हम कॉइन की बात करेंगे, फिर हम बच्चों डाइस की बात करेंगे और फिर हम कार्ड्स की बात करेंगे। तो इन जनरल बच्चों तीन चीजें हम प्री डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो डाइस फिक्स होती है बच्चों, डाइस के आउटकम वही रहते हैं। अब हम 1 डाइस ले ले, 2 डाइस ले लो, 3 डाइस ले ले, तो आप कैसे आउटकम प्रेडिक्ट करोगे, उनके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालोगे और उनकी वैल्यूज को कैसे निकालोगे बच्चों, वो हम देखेंगे। इसी तरह से बच्चों हम कॉइन के आउटकम्स को देखेंगे और इसी तरीके से बच्चों हम किसके आउटकम्स को देखेंगे, इसी तरीके से हम आपके कार्ड्स के आउटकम को देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम टॉसिंग अ कॉइन की बात करते हैं कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने 1 कॉइन को टॉस करा। किसको करा? 1 कॉइन को हमने टॉस करा। अब बच्चों अगर हमने 1 कॉइन को टॉस करा तो 1 कॉइन टॉस का मतलब हो गया कि या तो हमें हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। अगर हम 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो हेड या फिर टेल, यही तो मिलेगा बच्चों। ये तो आपको प्रेडिक्टेबल है, पहले से पता है कि जब भी हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेड या टेल मिलता है। तो बच्चों 1 कॉइन टॉस के लिए अगर आपके पास सैंपल स्पेस पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे कि H, T। अब बच्चों उसने क्या करा, उसने कह दिया कि 1 नहीं सर, हम तो 2 कॉइन टॉस करेंगे। कोई बात नहीं है बच्चों। अब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो बच्चों आप क्या करिए कि एक बार इस हेड के आगे हेड लगा दीजिए और एक बार इसके आगे टेल लगा दीजिए। क्या करा आपने, जो आपको हेड दे रखा है एक बार आपने उसके आगे एक बार हेड लगा दिया और एक बार उसके आगे टेल लगा दिया। ये तो कर सकते हैं बच्चों। सेम इस टेल के आगे बच्चों आपने क्या करा, एक बार हेड लगा दिया और इस टेल के आगे एक बार आपने टेल लगा दिया। क्लियर हुआ बच्चों? यानी हेड दे रखा था, एक बार आपने इसके आगे हेड लगाया, एक बार हेड दे रखा था, एक बार इसके आगे आपने टेल लगा दिया। सिमिलरली बच्चों यहां पर हुआ कि टेल दे रखा था, एक बार इसके आगे आपने हेड लगा दिया और टेल दे रखा था, इसने आगे एक बार आपने क्या लगा दिया, टेल लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं बच्चों। यानी इसके आगे एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। अब ये सैंपल स्पेस क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास HH, HT, TH और TT। ये आपके पास 2 कॉइन के लिए आ गया बच्चों। अब मान लीजिए कि बच्चों वो आपसे कह देता है कि 3 कॉइन लेने हैं। कितने लेने हैं? 3। सॉरी। अब 3 कॉइन के लिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक बार ये आप HH लीजिए, एक बार आप इसके आगे H लगा दीजिए और एक बार HH के आगे आप T लगा दीजिए। फिर आपने ये लिया बच्चों, एक बार आपने HT के आगे H लगा दिया और एक बार आपने ST के आगे क्या लगा दिया, T लगा दिया। फिर आपने TH लिया, एक बार इसके आगे बच्चों आपने H लगा दिया और एक बार TH के आगे क्या लगा दिया, T लगा दिया। अगेन बच्चों TT लिया, एक बार इसके आगे आपने H लगा दिया और एक बार इसके आगे आपने क्या लगा दिया, T लगा दिया। यानी जो इसके आउटकम थे बच्चों, एक बार H लगाया और एक बार T लगाया, फिर एक बार H लगाया, एक बार T लगाया, एक बार H लगाया बच्चों, एक बार T लगाया, एक बार H लगाया और एक बार आपने क्या लगा दिया, T। अब बच्चों नया सैंपल स्पेस 3 के लिए मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा देखिए, HHH, HHT, HTH, HTT। फिर यहां से बच्चों THH, THT, TTH और TTT। ये बंद हो गया, ये इसका सैंपल स्पेस आ गया। अब अगर बच्चों वो कहता है कि 4 कॉइन है तो फिर आपको यही करना है, यानी आपको बस फर्स्ट कॉइन का आउटकम आना चाहिए। यानी अगर हम 1 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका आउटकम आना चाहिए, इसके बाद के सारे आउटकम आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों मैंने तो एरो बना के लिखाया है तो उसको ऐसा लग रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स सा है, लेकिन अगर इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो 1 सेकंड का है। कैसे? उसने कहा कि 2 कॉइन का बनाइए, तो कोई बात नहीं, एक बार आपने H और T लिख लिया। उसने कहा 2 कॉइन का बनाना है तो एक बार H लिख दो, एक बार T लिख दो, एक बार H लिख दो, एक बार T लिख दो, बन गया 2 कॉइन का। उसने कहा 3 का बनाना है, फिर से HT बढ़ा दो। यानी 1 सेकंड के अंदर आप आउटकम निकाल सकते हैं। अब आपके पास बच्चों 1 कॉइन का पूछ ले, 2 कॉइन का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, तो सारे के सारे आप आउटकम निकाल सकते हैं।
और बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला भी होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम का। किसका? टोटल नंबर ऑफ आउटकम का। यानी जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहां पर बच्चों जो n होता है वो होता है आपके पास नंबर ऑफ कॉइन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट बच्चों, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n, और n बच्चों यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइन। अब आउटकम कैसे निकलेगा? देखो, जैसे नंबर ऑफ कॉइन में आपने 1 डाला, इनकी जगह 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया बच्चों? 2। तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 आउटकम आ गए। देखो, एक हेड और एक टेल। फिर आपने n की जगह 2 डाला, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 बच्चों कितना हो गया? 4 आउटकम 4 हो गए। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब आपने n की जगह 3 डाला, तो बच्चों 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये मैंने आपको बहुत ही इजी अप्रोच बता दी। मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम आउटकम कैसे लिखेंगे। अगर बच्चों 1 और 2 का आता है तो सही है, 3 में बच्चों कोई ना कोई एक मिस हो जाता है। अब मिस हो जाता है तो बच्चों ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा हुआ, पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैंने आपको एक इजी अप्रोच और एक ट्रिक बता दी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तुरंत आउटकम को निकाल सकते हैं। कोई भी गलती नहीं होगी और सारे के सारे आउटकम आपको मिल जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का बच्चों मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया कि जब भी हम टॉसिंग का कॉइन की बात करेंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम को कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? अब ये तो बच्चों कॉइन की बात हो गई कि अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं तो हम कैसे आउटकम निकालेंगे। अब बच्चों टॉसिंग का कॉइन के बाद हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, दूसरे एक्सपेरिमेंट की। वो है बच्चों थ्रोइंग अ डाई। यानी अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आउटकम कैसे निकालेंगे उस एक्सपेरिमेंट के। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे आपके साथ, वो हम करेंगे बच्चों थ्रोइंग अ डाई। अब बच्चों हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। किसको थ्रो कर रहे हैं? अब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अब अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं बच्चों, इसका मतलब कि अगर हम 1 डाइस की बात करेंगे, तो 1 डाइस की बात करेंगे तो बच्चों हमारे पास 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, यही आएगा बच्चों। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चों अगर हम 2 डाइस की बात करेंगे कि अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, तो बच्चों पहला एलिमेंट आप लीजिए 1, एक बार 1 के आगे 1 लगा दीजिए, 1 के आगे 2 लगा दीजिए, 1 के आगे 3, 1 के आगे 4, 1 के आगे 5 और 1 के आगे 6। यानी पहला एक्सपेरिमेंट बच्चों आपने पहला आउटपुट लिया, इसका पहला आउटपुट आपके आगे आ गया 1। आप क्या करेंगे, आप एक बार 1 के आगे 1 लगाएंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 और एक बार 6। यह आपका बच्चों 1 के सारे आउटकम हो गए। यानी अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 1 से शुरू होने वाले आउटकम ये हो गए। इसको बच्चों हम ऐसे पढ़ते हैं कि पहली डाइस पे 1 आया, सेकंड डाइस पे फिर बच्चों 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब बच्चों अगला लिया कि पहली डाइस पे अगर हम 2 मान लेंगे तो सेकंड वाली डाइस पे बच्चों 1 के साथ, वो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, कुछ भी आ सकता है बच्चों। अब बच्चों अगला लिया हमने, अगर हमारे पास 3 आ रहा है तो बच्चों 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। अब बच्चों नेक्स्ट लिया हमने, अगर 4 आ रहा है तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ बच्चों क्या आ गया, 6 आ गया। अब बच्चों 5 के साथ अगर हम देखेंगे तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ बच्चों क्या हो गया, 6 हो गया। 6 के साथ बच्चों अगर हम देखेंगे तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ बच्चों 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6।
तो ये बच्चों अगर हम इसको एक सेट के अंदर बंद कर देंगे इन सारे आउटकम्स को, तो बच्चों ये सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 डाइस का। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको कैसे निकाल लें? क्लियर हुआ? यानी 1 डाइस का जब आप निकाल लेंगे तो 1 डाइस का तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 होता है। अब जब आप 2 डाइस का लिखेंगे तो आप एक बार 1 के आगे 1 लगाएंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, खत्म हो गया। 2 को उठाएंगे एक बार 1 2 3 4 5 6, फिर 3 को उठाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 4 के आगे 1 2 3 4 5 6, इसके आगे 5 के आगे और इसी तरह 6 के आगे। अब बच्चों 3 का अगर आ गया तो फिर से आपको वही करना है कि आप 2 वाले में से पहले 1 को 1 हटाइएगा, फिर थर्ड वाले एलिमेंट के साथ बच्चों इसके साथ आप कैसे लिखेंगे कि 1 1 फिर 1 फिर 1 1 फिर 2 फिर 1 1 फिर 3 1 1 4 1 1 5 और 1 1 6, फिर आप इसको आगे लेते जाएंगे बच्चों। 1 2 के साथ आप 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 1 3 के साथ लिखेंगे, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ। तो इसी तरीके से बच्चों आपको आउटकम लिखने पड़ेंगे। अब बच्चों अगर आप यहां पर देखेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम का अगर आपको फॉर्मूला देखना है, तो बच्चों अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम का फॉर्मूला आता है 6 की पावर n, और बच्चों n जो यहां पर होता है वो होता है नंबर ऑफ डाइस। तो डाइस हम जितनी थ्रो करेंगे बच्चों वो n बन जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कि अगर हमने एक डाइस थ्रो करी तो बच्चों ये 6 की पावर 1 हो जाएगा। 6 की पावर 1 हो गया आपके पास 6, तो सिंगल डाइस थ्रो करने में बच्चों कितने आउटकम आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों अगर हमने 2 डाइस थ्रो करी तो 6 की पावर 2 कितना हो गया? 36। तो आउटकम बच्चों 2 वाले में कितने हो गए? 36। अगर हम बच्चों 3 कर देंगे नंबर ऑफ डाइस तो 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। यानी अगर हम बच्चों 3 डाइस थ्रो वाले आउटकम लिखेंगे तो वो कितने बनेंगे? वो 216 हमारे पास बनेंगे। तो जनरली बच्चों 2 या 3 तक ही पूछा जाता है। 2 वाले आउटकम ये हो गए बच्चों, 3 वाले बहुत ही कम पूछे जाते हैं, स्पेशल केस में पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप 3 तक निकाल लेंगे तो काफी है। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, कितने भी आते जाएं आप उतने आउटकम यहां पर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया 6 की पावर। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ये हमारे पास अब हमने पढ़ लिया कि अगर हम बच्चों डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटकम हम कैसे निकालते हैं। अब बच्चों कॉइन को टॉस करने वाले आउटकम हमारे पास समझ में आ गए हमें कि कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम कैसे निकालते हैं बच्चों। फिर हमारे पास आया कि अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हम आउटकम कैसे निकालेंगे बच्चों। ये 2 चीजें हमारे समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है बच्चों कार्ड्स की नॉलेज, कि कार्ड्स कैसे होते हैं, किस कलर के होते हैं, क्या क्या उनमें सूट्स होते हैं। इसकी नॉलेज होना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्ड्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो बच्चों अब हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों अगर हम कार्ड को बात करें तो बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके पास एक डेक में, यानी इसे हम प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं बच्चों। तो प्लेइंग कार्ड्स का एक बंडल होता है, और एक बंडल में जो नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बच्चों वो होते हैं 52। तो बच्चों टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इन्हें बच्चों प्लेइंग कार्ड भी बोलते हैं। तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? वो 52 होते हैं। अब बच्चों प्लेइंग कार्ड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कलर के बेसिस पर। किस पर? कलर के बेसिस पर। तो बच्चों 26 तो रेड हो जाते हैं इसमें से, और 26 ब्लैक हो जाते हैं। यानी अगर बच्चों हम कलर के बेसिस पर कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 कलर के कार्ड्स हमें मिलते हैं बच्चों, रेड और ब्लैक। 52 का हाफ होता है बच्चों 26, तो 26 तो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं बच्चों, और 26 ब्लैक कलर्स के कार्ड होते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम इन्हें सूट्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। इसमें से बच्चों सूट्स के बेसिस पर 13 होते हैं आपके हर्ट के, और 13 होते हैं बच्चों डायमंड के। ब्लैक में बच्चों 13 होते हैं क्लब के, और 13 होते हैं स्पेड के। यानी बच्चों अगर हम कलर के बेसिस पे बात करेंगे तो टोटल 2 कलर्स पाए जाते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, रेड और ब्लैक। और अगर बच्चों हम सूट्स के बेसिस पे बात करेंगे तो 4 सूट्स होते हैं बच्चों कार्ड्स में, हार्ट और डायमंड। ये दोनों तो बच्चों रेड कलर के सूट्स होते हैं, और क्लब और स्पेड ये दोनों बच्चों ब्लैक कलर के सूट्स होते हैं। यानी अगर हम जनरली बात करेंगे कि कितने टाइप के सूट्स होते हैं प्लेइंग कार्ड में, तो आप बोलेंगे बच्चों 4 टाइप के सूट्स होते हैं। अब बच्चों 4 टाइप के सूट्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं?
उसमें बच्चों हार्ट होता है, डायमंड होता है, स्पेड होता है और क्लब होता है। इसमें बच्चों जो स्पेड और क्लब होता है ये ब्लैक इन कलर होता है, और बच्चों जो हार्ट और डायमंड होता है वो रेड इन कलर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। हर एक स्वीट के पास इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, वो कितने होते हैं 13। तो 13 इंटू 4 बच्चों कितना हो गया 52। अब स्वीट्स के बाद बच्चों आता है फेस कार्ड। क्या आता है? फेस कार्ड। कि फेस कार्ड क्या होता है बच्चों हमारे पास देखिए। अब बच्चों अगर हम फेस कार्ड की बात करेंगे तो हर एक बच्चों स्वीट्स में 3 फेस कार्ड होते हैं बच्चों। पहला तो होता है आपके पास जैक, दूसरा होता है बच्चों आपके पास क्वीन, और तीसरा होता है आपके पास किंग। यानी हर प्लेइंग कार्ड में बच्चों 4 स्वीट्स होते हैं, और हर स्वीट्स में 3 बच्चों फेस कार्ड होते हैं, जिसमें हम पहला बच्चों जैक बोलते हैं, दूसरा हम क्वीन बोलते हैं, और तीसरा बच्चों हम क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होंगे बच्चों। जैक होगा, क्वीन होगा और किंग होगा। अगर बच्चों इसका पूरा नाम लेंगे तो हम कह देंगे बच्चों जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड। इसी तरह से बच्चों क्लब के हो जाएंगे कि जैक ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ क्लब, जैक ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड और किंग ऑफ स्पेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो बच्चों अगर फेस कार्ड आप देखेंगे तो टोटल 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 12 हो गए। यानी इन कार्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो बच्चों कलर कितने होते हैं? कलर 2 टाइप्स के होते हैं, स्वीट्स 4 टाइप्स के होते हैं, और बच्चों फेस कार्ड जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें 4 जैक होता है बच्चों। 4 जैक कैसे होंगे? 1 ऑफ हार्ट, 1 ऑफ स्पेड, 1 ऑफ डायमंड और 1 ऑफ क्लब। क्वीन की बात करेंगे तो 1 ऑफ हार्ट, 1 ऑफ डायमंड, 1 ऑफ क्लब, 1 ऑफ स्पेड। इसी तरह से बच्चों किंग हो जाएगा। यानी हर एक सूट में बच्चों एक जैक होगा, एक क्वीन होगा, एक किंग होगा। तो टोटल क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे पास फेस कार्ड हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद होता है ओनर्स। क्या होता है? ओनर्स। ओनर्स बच्चों क्या होता है कि फेस कार्ड में हम एस और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस। अब बच्चों अगर फेस कार्ड में हम एस जोड़ देंगे तो ये हमारे पास ओनर्स कहलाता है। तो ओनर्स बच्चों जो हो जाते हैं वो 16 हो जाते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं बच्चों फेस कार्ड प्लस ओन एस। अब बच्चों फेस कार्ड प्लस एज हो गए तो 12 तो फेस कार्ड हो गए, और हर एक का बच्चों एक एक एज हो गया। यानी हार्ट का एज, डायमंड का एज, क्लब का एज और स्पेड का एज। तो बच्चों टोटल जो हमारे पास ओनर्स निकल कर आते हैं वो कितने निकल कर आते हैं? वो आपके पास 16 निकल कर आते हैं। क्लियर होगा बच्चों? बात समझ में आ गई आपको? तो ये पूरा कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बच्चों, जिसको अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों कार्ड्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कार्ड्स का वो हमें पता होना चाहिए। तो टोटल कार्ड्स बच्चों 52 होते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चे आपने अपने चाइल्डहुड में बच्चों खेला होगा प्लेइंग कार्ड्स को, तो ज्यादातरों को तो इसकी नॉलेज होती है। फिर भी कुछ बच्चों जो नहीं खेलते उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो 26 रेड हो गए बच्चों, 26 ब्लैक हो गए। अगर हम रेड की बात करेंगे तो उसमें 13 हार्ट, 13 डायमंड। ब्लैक की बात करेंगे तो बच्चों 13 क्लब और 13 स्पेड। इसके बाद हमने फेस कार्ड बना दिए बच्चों, जैक, क्वीन और किंग हर एक में होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। फेस कार्ड प्लस एस को बच्चों हम बोल देते हैं ओनर्स। तो 12 फेस कार्ड बच्चों, 4 एज हो गए। तो ये आपके पास क्या बन गए बच्चों? ओनर्स बन गए। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये जो हमने पढ़ा है ये हमारा हेल्प करता है सैंपल स्पेस बनाने में। अब कैसे हेल्प करेगा बच्चों वो देखिए कि जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई भी एक कंडीशन दे दी जाए, उसमें आपसे कहा जाए कि आप सैंपल स्पेस इसका निकालिए, तो हम कैसे सैंपल स्पेस निकालेंगे वो देखिए बच्चों। जैसे बच्चों उसने हमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक एग्जांपल मिला कि वी टॉस अ कॉइन, इफ head comes, toss a coin again, and if tails come, throw a die, find sample space।
अब बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन ले लीजिए से हमारे पास दे रखा है कि हमने एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है बच्चों। अब एक कॉइन को टॉस करा, अगर हेड आ रहा है तो दोबारा कॉइन को टॉस कर दीजिए, ठीक है। अगर टेल्स आ रहा है तो डाई को थ्रो कर दीजिए और आप क्या निकाल लीजिए, आप हमें सैंपल स्पेस बताइए, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन आपको तो सैंपल स्पेस ही निकालना है बच्चों। आपने सबसे पहले क्या करा, एक कॉइन को टॉस करा, जो इनिशियल कंडीशन है बच्चों। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे, वन कॉइन को, तो आपके पास बच्चों हेड आ सकता है और आपके पास क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, यही हो सकता है बच्चों। यानी जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम होंगे बच्चों, या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल होगा। तो बच्चों हमने लिख दिया वन कॉइन टॉस है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब बच्चों आगे बढ़ा, इफ हेड कम्स अप टॉस अ कॉइन अगेन। हेड आ गया तो दोबारा कॉइन को टॉस कर दीजिए बच्चों, दोबारा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब अगर टेल आ गया तो डाई को थ्रो कर दीजिए बच्चों। डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है बच्चों। अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है बच्चों। देखिए तो H, एक सैंपल स्पेस बन गया कि फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड जब हमने दोबारा कॉइन टॉस करा तो उस पे हेड आ गया। दूसरा बच्चों H, T बन सकता है यहां पर कि पहले वाले पे हेड है और दूसरे कॉइन पे क्या आ गया, टेल। अब बच्चों पहला हमने कॉइन तो टॉस करा था, उस पर टेल आ गया, तो दोबारा तो कॉइन टॉस करनी करना था, दोबारा डाई थ्रो करनी, तो टी के साथ 1 भी आ सकता है। अब डाई पे बच्चों 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, सैंपल स्पेस निकल आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे पास था कि अगर हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हेड आ जाता है आउटपुट में तो बच्चों उसके बाद हमें सेकंड फिर से कॉइन एक टॉस करना है, और अगर टेल आ जाता है तो कॉइन को टॉस नहीं करना है दोबारा, फिर हमें डाई को थ्रो करना है। तो उसी हिसाब से बच्चों हमने आइटम वो आउटपुट लिखे कि हमने एक कॉइन को टॉस करा तो हेड और टेल, हेड आया तो दोबारा कॉइन को टॉस कर दिया तो हेड और टेल, और टेल आया तो डाई को थ्रो कर दिया तो 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चों हमने आउटकम लिख दिए। तो आउटकम लिखने का तरीका H, T, जितनी ब्रांचेस बन रही हैं, T, 1, T, 2, T3, T4, T5 और T6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बच्चों कितने हो गए, यहां पर 8 हो गए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S अगर आप देखेंगे तो वो कितना निकल कर आ गया, वो आपके पास 8 निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको। तो ये होता है बच्चों सैंपल स्पेस फाइंड करने का तरीका, कि हम सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों जब भी आप सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, कॉइन के, डाइस के, कार्ड्स के, तभी तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपने बच्चों बेसिक पूरे सारे पढ़ लिए तो अब कोई भी आपके पास सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 boys and 3 girls, we have selected 2 students. Find the sample space associated to this random experiment. अब बच्चों वो हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें कितने बच्चे हैं, उसमें हमारे पास 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है 2 स्टूडेंट्स को। अब हमें सैंपल स्पेस निकालना है। अब बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप बच्चों कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास जो ग्रुप है बच्चों उसमें हमारे पास 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों, 5। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं बच्चों, 2 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों, 5C2, यानी फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू 2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। यानी टोटल वेज कितने हो गए, 10 हो गए बच्चों। अब हम यहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो निकालना नहीं है,
हमें तो सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? अब आपको समझ में आया ना बच्चों कॉम्बिनेशन कहां पर यूज में आता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखने में देखिए आपके पास कॉम्बिनेशन यूज में आ गया कि हमारे पास 5 बॉयज थे स्टूडेंट थे, हमें 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना तो हमने कैसे निकाल लिया 5C2। यानी अब जब हम अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे तो ये चेक कर पाएंगे कि सारे के सारे आउटकम उसमें आए या नहीं आए, क्योंकि हमारे पास अब हमें पता लग गया कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितने आएंगे बच्चों, वो 10 आएंगे। अब देखिए कि बच्चों अगर हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं कि हम यहां पर 2 स्टूडेंट्स बच्चों हमें सेलेक्ट करने हैं। अब बच्चों अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, और सेकंड स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखिए अब बच्चों हमारे पास यहां पर 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब बच्चों हमने क्या करा, 2 बॉयज है तो बच्चों उनको नाम दे दिया हमने B1 और B2। क्या दे दिया, बॉय 1 और बॉय 2। 3 गर्ल्स हैं तो बच्चों गर्ल्स 1, गर्ल्स 2 और गर्ल्स 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। यानी अगर हमारे पास 2 बॉयज हैं तो वो कौन कौन से हो गए बच्चों, वो आपके पास हो गए बॉय 1 और बॉय 2। और 3 गर्ल्स हैं तो बच्चों वो कितनी हो गई, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। यही हो गई बच्चों। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है बच्चों, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों आप देखिए कि 2 स्टूडेंट्स के लिए आप क्या लिखेंगे, जैसे अब बच्चों हमारे पास अगर मैं इसको लिख लेता हूं तो बॉय 1, बॉय 2, गर्ल 1, गर्ल 2 और गर्ल 3। यही हो गया बच्चों। अब पहले मैं अगर बच्चों बॉय 1 को ले लेता हूं तो दूसरा स्टूडेंट बच्चों मैं बॉय 2 ले सकता हूं। अगर मैं पहला बॉय 1 को ले सकता हूं तो बच्चों दूसरा गर्ल 1 को ले सकता हूं। पहला बॉय 1 को ले लिया तो दूसरा गर्ल 2 को ले सकता हूं, फिर बॉय 1 को ले लिया तो दूसरा गर्ल 3 को ले सकता हूं। यही हो गया बच्चों। अब ये बॉय 1 के साथ अब बॉय 2 के साथ बनाए बच्चों तो पीछे तो लौटते नहीं है, क्योंकि बॉय 2 बॉय 1 तो हो ही गया बच्चों। अब बॉय 2 के साथ बच्चों मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले गर्ल 1 को ले लिया तो एक मिल गया। बॉय 2 के साथ गर्ल 2 को ले लिया तो दूसरा मिल गया। बॉय 2 के साथ गर्ल 3 को ले लिया तो तीसरा बच्चों पेयर मिल गया। अब गर्ल 1 के साथ देखेंगे तो बच्चों गर्ल 1 बॉय 1 के साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी है, बॉय 2 के साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी है। आगे जाएंगे तो गर्ल 1 बच्चों गर्ल 2 के साथ आ सकती है और गर्ल 1 गर्ल 3 के साथ आ सकती है। यही हो गया बच्चों। अब गर्ल 2 के लिए देखेंगे तो बॉय 1 के साथ बच्चों पहले ही जुड़ चुकी है। गर्ल 2 बॉय 2 के साथ ऑर्डर पेयर पहले ही बना चुकी है। गर्ल 2 गर्ल 1 के साथ पहले ही ऑर्डर पेयर बना चुकी है। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा गर्ल 2 और गर्ल 3। तो बच्चों ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास सैंपल स्पेस निकल कर आ गया। आप एलिमेंट चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑर्डर पेयर आ गए बच्चों। इसका मतलब हो गया कि 10 वेज हो गए बच्चों सेलेक्ट करने के, और हमने टोटल वेज भी कितने निकाले थे, 10 निकाले थे। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बार आप चार्ट से बनाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। तो 5 स्टूडेंट दे रखे थे बच्चों, अलग अलग वेज हमें सेलेक्टिंग के देखने थे। तो बच्चों जब भी ऐसा होगा कि आपको 2 सेलेक्ट करने हैं तो आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप बॉय 1 बॉय 2 लिख दीजिए या फिर बॉय 2 बॉय 1 लिख दीजिए। बात एक ही है, क्योंकि 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ऑर्डर तो मैटर नहीं कर रहा बच्चों। तो जितने स्टूडेंट थे बच्चों हमने लिखा पेयर करना चालू करा, तो बॉय 1 को पहले बॉय 2 के साथ कर दिया, फिर बॉय 1 को गर्ल 1 के साथ, बॉय 1 को गर्ल 2 के साथ, बॉय 1 को गर्ल 3 के साथ। बॉय 1 के बच्चों सारे पेयर बन गए। फिर हमने बॉय 2 के बनाए, तो हमेशा आगे वाले के साथ बनाते हैं क्योंकि पीछे वाले के साथ तो ऑलरेडी बन ही चुका है। बॉय 2 को गर्ल 1 के साथ, बॉय 2 को गर्ल 2 के साथ, बॉय 2 को गर्ल 3 के साथ। ये याद रखिएगा। फिर गर्ल 1 पीछे वाले पेयर बन चुके हैं, आगे के साथ बनाइए गर्ल 1 को गर्ल 2 के साथ, गर्ल 1 को गर्ल 3 के साथ। इसी तरह से आगे के साथ बनाएंगे गर्ल 2 के गर्ल 3 के साथ। तो ये आपके पास सारे के सारे बच्चों के आ गए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स आ गए आउट ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हमने क्या करा, इसका सैंपल स्पेस निकाल लिया। समझ में आ गया बच्चों आपको सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं? तो सैंपल स्पेस से होता क्या बच्चों की टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको पता लग गए। अब जो फेवरेबल आपको निकालने होंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वो इन्हीं में से सेलेक्ट होंगे, क्योंकि टोटल ये ही है। अब इसमें से जो जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे फेवरेबल हो जाएंगे, बाकी के अनफेवरेबल हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ कॉइन इज टॉस्ड, if it show head, we draw a ball from a bag containing 3 blue and 4 red balls.
इफ इट शो टेल we throw a die. Find the sample space associated to this random experiment. वो ये कह रहा है कि हमने एक कॉइन को टॉस करा बच्चों, अगर वो हेड शो कर रहा है तो हमें क्या करना है, एक बॉल ड्रॉ करनी है एक बैग में से। उस बैग में बच्चों 3 ब्लू बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। अगर ये शो कर रहा है बच्चों टेल, तो हमें एक डाई थ्रो करना है। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने यहां पर एक बैग है, अब बच्चों बैग है तो हमने कंटेन क्या कर रखा है, 3 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स। अब बच्चों 3 ब्लू बॉल्स को हमने मान लिया बॉल 1, ब्लू 2, ब्लू 3, और 4 रेड को बच्चों हमने मान लिया रेड 1, रेड 2, रेड 3 और रेड 4। ये बॉल्स के नाम बच्चों हमने कंसिडर कर लिए। यानी 3 ब्लू बॉल्स थी तो बच्चों हमने उसको मान लिया बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, यानी ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3। और रेड वाली 4 बॉल्स को बच्चों हमने नाम दे दिया रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने एक कॉइन को टॉस करा, 1 कॉइन। अब कॉइन को टॉस कर दिया तो बच्चों या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो ये कह रहा है बच्चों कि इफ इट इज शोड हेड वी ड्रॉ बॉल। अब हमारे पास ये बैग है बच्चों, इसमें से एक बॉल निकालनी है। अब जब बॉल बच्चों हम निकालेंगे तो वहां पे 7 बॉल्स पड़ी हुई हैं। मैंने हाथ डाला, एक बॉल निकाली, तो मैं प्रेडिक्ट तो पहले कर नहीं सकता बच्चों, यानी इनमें से कोई भी बॉल निकल कर आ सकती है। तो हो सकता है कि बॉल ब्लू 1 आ जाए, ब्लू 2 आ जाए, ब्लू 3 आ जाए, या फिर रेड 1 आ जाए, रेड 2 आ जाए, रेड 3 आ जाए और रेड 4 आ जाए। अब बच्चों सेकंड वो कह रहा है कि इफ इट इज शो टेल थ्रो अ डाई। अगर वो टेल को शो कर रहा है तो आप क्या करिए, डाई को थ्रो कर दीजिए। अब बच्चों डाई को आप थ्रो करेंगे तो मे बी 1 आ जाए, मे बी 2 आ जाए, मे बी 3, 4, 5 और 6, कोई भी आउटकम आ सकता है बच्चों। अब आपको सैंपल स्पेस देखना है तो आप कैसे देखेंगे बच्चों, देखिए कितने आउटकम बनना है। एच के साथ बच्चों B1 ब्लू 1 बॉल मिल रही है, एच के साथ ब्लू 2 बॉल मिल सकती है, एच के साथ ब्लू 3 बॉल मिल सकती है, हेड के साथ बच्चों रेड 1 बॉल मिल सकती है, हेड के साथ रेड 2 बॉल मिल सकती है, हेड के साथ रेड 3 और हेड के साथ रेड 4। ये हो गया बच्चों। अब टेल के साथ अगर टेल आया होगा पहले आउटकम के तो बच्चों डाई थ्रो करी तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये बच्चों क्या हो गए, आपके पास सैंपल स्पेस हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए बच्चों, वो आपके पास निकल कर आ गए 13। क्लियर हुआ बच्चों? सबको कंडीशन समझ में आ गई कि हम सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जो भी कंडीशन दी होगी 1 बाय 1 उसको हम परफॉर्म करते हुए चले जाएंगे। अब बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंटर तो आउटकम प्रेडिक्ट तो कर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह पता है कि इन्हीं में से आउटकम आएगा, तो हम वो सारे आउटकम प्रेडिक्टेबल कर लेंगे जितने भी होंगे। और बच्चों उसको हम क्या करेंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे सारे आउटकम्स को। तो बच्चों जो सेट होगा वो किसको डिनोट कर रहा होगा, वो सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? समझ में आ गया बच्चों आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? अब तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, काफी सारे हमने एग्जांपल्स कर लिए बच्चों इसके। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम यहां पर। क्वेश्चन आएगा बच्चों, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट in which we tossed a coin repeatedly until a head comes up. Describe the sample space. अब बच्चों ये कह रहा है कि हम कॉइन को रिपीटेडली को टॉस करते जाएंगे। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच टॉस द कॉइन रिपीटेडली। क्या करेंगे, कॉइन को हम रिपीटेडली टॉस करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक हेड ना आ जाए, जब तक हेड ना आ जाए।
तो वो ये कह रहा है कि सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करिए, क्या सैंपल स्पेस बनेगा। अब बच्चों यहां पर हमें कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक हेड नहीं आ जाता। तो देखिए हमने बच्चों एक कॉइन लिया, टॉस करा तो हेड और टेल आ गया। हेड आने पर हमें रुक जाना है बच्चों। वो क्या कह रहा है, जब तक टॉस करना है जब तक हेड नहीं आ जाए। टेल आएगा तो बच्चों फिर से टॉस करेंगे, हेड और टेल। हेड आएगा तो बच्चों यहां पर रुक जाएंगे, अब आगे टॉस नहीं करेंगे। टेल आएगा तो फिर से हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, और बच्चों यही रिपीटेशन चलता चला जाएगा। सैंपल स्पेस बच्चों अगर हम देखेंगे तो या तो एच मिलेगा हमें, यहां से गए तो बच्चों टी एच मिल जाएगा। आगे बढ़े बच्चों टी टी एच, टी 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 एच, टी 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 एच, और यही बच्चों कंटिन्यूएशन आगे चलता जाए। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? तो ये वो क्वेश्चन था बच्चों जिसमें हम सैंपल स्पेस पूरा नहीं लिख पा रहे थे। यानी यहां पर बच्चों ये था कि हम कॉइन को तब तक टॉस करेंगे जब तक हेड नहीं आ जाए। अब बच्चों हमने कॉइन को टॉस करा तो हो सकता है पहली बार में ही हेड आ जाए। मान लीजिए पहली बार में टेल आ जाए तो फिर दोबारा से टॉस करेंगे, दोबारा में हेड आ जाएगा तो रुक जाएंगे, टेल आएगा तो तीसरी बार टॉस करेंगे बच्चों, हेड और टेल, हेड आएगा तो रुक जाएंगे, फोर्थ टाइम टॉस करेंगे बच्चों, हेड और टेल आ गया फिर रुक जाएंगे, फिफ्थ टाइम टॉस करेंगे, और यही प्रोसेस बच्चों क्या चलता जाएगा, कंटिन्यूएशन में चलता चला जाएगा। तो बच्चों हेड आ गया, दोबारा में हेड, टेल हेड हो गया, फिर टेल टेल हेड, टेल 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 हेड, यही आगे चलता चला जाएगा। अब यहां पर बच्चों हम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सीरीज है वो इनफाइनाइट जा रही है, हमें नहीं पता कि हेड कब आएगा। हो सकता है हम टॉस करते ही जाएं बच्चों 1000 टाइम्स, 10 लाख टाइम्स डेली आता चला जाए, तो वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा, आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम नहीं निकाल पाए। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज आपको ये समझ में आ गया कि बच्चों प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं बच्चों, आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं, और सैंपल स्पेसेस हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था बच्चों प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि सैंपल स्पेस निकालना वो आपको आ गया है। किसी भी कंडीशन में अब आप सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, ये मुझे पता है। अब आप सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप निकाल लेंगे। तो हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती क्या है बच्चों, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो आपने टोटल आउटकम आज निकालना सीख लिया। किसी भी कंडीशन में अब आप टोटल आउटकम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।